प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इतिहास विषय के इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, उसका विस्तार, और अब उसके बाद अपन ने नगर नियोजन प्रणाली किस प्रकार की थी हड़प्पा सभ्यता की, उसके बारे में चर्चा की। अभी अपना टॉपिक है इसका पता किस प्रकार से हुआ, वे कौन से कारक रहे हैं इतनी सुव्यवस्थित आधारभूत ढांचे वाले, जो सामान्य रूप से भारत देश के प्रति इस प्रकार का कथन रहा है आइए इतिहासकारों में कि भारत एक ग्रामीण प्रधान कृषि उत्पादक सभ्यताओं वाला देश रहा है। तो ऐसी स्थिति में 4000 वर्ष पूर्व एक ऐसी सभ्यता उत्तरी पश्चिमी भारत में परिलक्षित होती है जो उत्तम श्रेणी की नगर नियोजन नगर प्रणाली को अपने आंचल में समेटे हुए व्यापार प्रधान, जिनका मूल व्यवसाय व्यापार था, औद्योगिकरण और न केवल औद्योगिकरण बल्कि औद्योगिकरण का स्थानीयकरण, कार्य वैशिष्ट और कार्य विभाजन, इन दोनों ही स्वरूपों को लिए हुए थी। तो क्या कारक रहे हैं जो ये सभ्यता पूर्ण रूप से पतन हुई? क्योंकि उसके बाद अपन देखते हैं कि उसके बाद जो वैदिक सभ्यता का उत्पत्ति मान सकते हैं या वैदिक सभ्यता का विकास मानते हैं, वो सामान्य रूप से ग्रामीण कबीलाई जीवन युक्त पशुपालन के मूल व्यवसाय को की प्रवृत्ति को लिए हुए सभ्यता का प्रारंभ था। तो ऐसी स्थिति में उससे पूर्व इतिहास में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं दिखता है कि कोई सभ्यता या कहीं किसी स्थिति में जहां पर एक उत्कृष्ट करने की नगरीकृत सभ्यता बाद में कबीलाई जीवन की तरफ बढ़े। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वैदिक सभ्यता और सेंदर सभ्यता के बीच में एक बहुत बड़ा गतिरोध उत्पन्न हुआ, यानी कि एक सभ्यता का पतन हुआ और उसी सभ्यता के बाद में पुनः जीवित हुई नई सभ्यता। तो कौन से कारक रहे हैं? उसमें एक प्रमुख कारक था, बहुत सारे विद्वान थे वो ये कह रहे हैं कि जो आर्य विद्वान थे, स्मिथ वगैरह, वो कह रहे थे बाह्य आक्रमण और विशेष रूप से बाह्य आक्रमण आर्यों का आक्रमण। ये मानते हैं कि आर्य क्या है, बाह्य थे, और चूंकि आर्य एक लड़ाकू प्रिय थे तो उन्होंने अपनी उत्तर जो पूर्वी इकाई थी जिस तरफ से वो आगे बढ़े, वहां पर ये लोग आए और इन्होंने यहाँ की जो मूल जाति थी, जो सैंडल लोग थे, उनको परास्त किया, न केवल परास्त किया, उनको पूरी तरह समाप्त किया और नई सभ्यता को जन्म दिया, जिसको आर्य सभ्यता कह सकते हैं, आर्य संस्कृति कह सकते हैं या वैदिक सभ्यता कह सकते हैं। इसके पीछे उदाहरण देते हैं कि जो इंद्र है आर्यों का मूल आदिदेव, उसको पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब पुरों का नाश करने वाला। और पूर्व क्योंकि अपन देखते हैं कि किस प्रकार से सेंदर सभ्यता का हर नगर अपने पश्चिमी क्षेत्र में पूर्व यानी दुर्ग से सुदृढ़ीकरण था। तो दुर्गों का विनाश करने वाला कौन है? इंद्र। ऐसी स्थिति में इस दुर्गों को यहाँ से जोड़ा गया है। हरियुपुरिया शब्द आया है और हरियुपुरिया को ऋग्वेद में उसको हड़प्पा से जोड़ दिया गया है, जबकि वास्तविकता है कि पुरंदर मतलब बादलों का नाश करने वाला, इसलिए इंद्र को कहा गया क्योंकि इंद्र बारिश का देवता है। दूसरा कारण जो कई मौजूद ने कहा है कि कहीं किसी न किसी रूप से महामारी हो सकती है, क्योंकि मोहनजोदड़ो के उत्तर में बहुत अधिक मात्रा में नरकंकाल प्राप्त हुए। तो उन्होंने कहा है कि कोई महामारी आई और उस महामारी ने यहाँ की जनसंख्या है उस जनसंख्या को विनिष्ट कर दिया, जिसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो एक कारण ये भी माना जाता है। कुछ जो है मौर्य वो कहते हैं कि नदियों का मार्ग परिवर्तन हुआ है। कुछ विद्वान जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं कि नदियों का मार्ग परिवर्तन
नदियां सिंधु सभ्यता या सिंधु संस्कृति के नगरों का मूल धमनियों के रूप में मान सकते हैं, मूल जीवन धारा के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे नगर नदियों के मार्ग पर अवस्थित थे। लेकिन उत्खनन में हमें ऐसा प्राप्त हुआ है कि जहां पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वर्तमान समय में उससे काफी दूर पे सिंधु नदी और रावी नदी है। इसका मतलब कि नदियों का मार्ग में परिवर्तन हुआ और इनकी जीवन धारा ही थी नदियां, वो जब जीवन धारा समाप्त हो गई तो इनका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सभ्यता पतन की ओर बढ़ी। कुछ विद्वान कह रहे कि बहुत अतिवृष्टि हुई और अतिवृष्टि के कारण क्या हुआ, नदियों में बाहर आ जाना, और नदियों में बाहर आने के कारण चूंकि सारे के सारे नदियों के किनारे बसे हुए थे, तो उन बाहर की स्थिति में क्या हुआ, इन नगरों को भी वो बहाव ले गए और उससे इस सभ्यता का पतन हुआ। हमें ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर कई बार उजड़े और कई बार बसे हुए हैं, और आधुनिक काल में भी ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। जलवायु परिवर्तन एक और कारण था जिसको विद्वान रेखांकित करते हैं कि सभ्यता के पतन के पीछे जलवायु परिवर्तन हो सकता है। धीरे धीरे जब ये सभ्यता में अति नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, तो अति नगरीकरण ने क्या किया कि वहां के वनों को विनाश करने लगे। औद्योगिकरण ने भी वनों को विनाश किया, तो विनाश करने से क्या हुआ, वहां पर जो है बारिश बहुत कम होने लगी। ऐसी स्थिति में जलवायु परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के कारण ये सभ्यता पतन की ओर हुई। एक और विद्वान थे रेक्स मोरेन, वो कह रहे हैं कि सभ्यता का पतन के कारण इसका जमींदोज होना, और जमींदोज किससे हुआ, भूकंप आना। भूकंप आने से क्या हुआ, पूरी की पूरी सभ्यता धरती में समा गई, और उसके बाद इसके किसी प्रकार से जो लक्षण थे वो लक्षण नहीं दिखाया गया। इसके कारण ही वैदिक सभ्यता का प्रारंभ है वो अपने अल्पविकसित अवस्था से माना जा सकता है। जॉन मार्शल थे जो इसके उत्खननकर्ता भी थे प्रारंभिक, उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक शिथिलता थी वो कहीं न कहीं इस सभ्यता के पतन के कारण थी, क्योंकि ये सभ्यता अपने प्रारंभिक स्वरूप में लोगों की जिज्ञासा जीविका के कारण से अपने अति विकसित स्वरूप में थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों में वो जुगुप्सा कम होने लगी, प्रशासनिक शिथिलता हो गई, लोगों में नए नए रचनात्मक प्रयोग, एक वैचारिक उन्होंने एक कारक में दिया है कि नए नए रचनात्मकता का जो अभाव हुआ लोगों में, उससे क्या हुआ, उनकी जीवन दृष्टि समाप्त हो गई और धीरे धीरे लोग समाप्त होते गए और ये सभ्यता पतन की ओर उन्मुक्त हुई। तो ये बहुत सारे कारण अलग अलग विद्वानों ने इसमें दिए हैं सिंधु सभ्यता के पतन के। हम जब इसका विश्लेषण करते हैं तो ये मानते हैं कि किसी एक कारण के कारण इतनी विकसित और इतनी विस्तारित मांडा से यानी जम्मू से लेकर महाराष्ट्र और उधर बलूचिस्तान से लेकर मेरठ तक कोई एक कारण से सभ्यता विनिष्ट नहीं हो सकती है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारक रहे होंगे, उन सम्मिलित कारकों से ये सभ्यता विनिष्ट हुई और उसके बाद एक नई सभ्यता जन्म हुई जो वैदिक सभ्यता के रूप में मान सकते। तो ये सारे के सारे कारण है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। धन्यवाद।